हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि हमारे आसपास कुछ बहुत गंभीर हो रहा है। मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जमीन जिसे मैंने सालों तक जोता था, जिसने मुझे और मेरे परिवार को पीढ़ियों तक खाना दिया, वो जमीन गायब हो गई। हमने अपनी रोजी रोटी खो दी। हमारे सारे सामान और मवेशी चक्रवात में बह गए। अब हम सागर द्वीप पर आ गए हैं और अपनी जिंदगी को फिर से शून्य से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा नहीं था। अब तूफान पहले से कहीं ज्यादा भयंकर हो गए हैं। यहाँ हर जगह विस्थापन और मौत है। जमीन सिकुड़ रही है और खारा पानी हमारे खेतों में घुस जाता है, जिससे वो बेकार हो जाते हैं। ये कहानी है तुलसी की, जिन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा। ये कहानी मेरी, आपकी या किसी की भी हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाइमेट पे चर्चा में, जहां बातें होंगी मौसम से आगे की और कहानियां होंगी बदलाव की। जरा सोचिए, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पंखा भी हाँफने लगे। बरसात इतनी लंबी कि छतरी भी थक जाए और बाढ़ ऐसी कि घर का रास्ता भी भूल जाए। ये सब मजाक नहीं है, हकीकत है। लेकिन दोस्तों, घबराने की नहीं, जुड़ने की बात है, क्योंकि बदलाव का असली जादू छिपा है हमारी युवा पीढ़ी के हाथों में। हम जलवायु परिवर्तन पर कैसे काम करें और कैसे अपने रोजगार, घर और भविष्य को सुरक्षित रखें, यही जानेंगे हम आज रेजिलिएंट माइंड्स की लक्ष्मी से। रेजिलिएंट माइंड्स फाउंडेशन एक युवा नेतृत्व वाली संस्था है, जिसकी शुरुआत बिहार के ग्रामीण इलाकों से हुई। इनका उद्देश्य भावनात्मक रूप से मजबूत और जलवायु अनुकूल युवा समुदायों का निर्माण करना है। रेजिलिएंट माइंड्स विशेष रूप से वर्तमान जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अदृश्य संकट जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव और समुदायों में बढ़ती असुरक्षा को संबोधित करने के लिए काम कर रहे हैं। इनका मिशन है स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे रोजमर्रा के जीवन में युवाओं और समुदायों को पर्यावरण के प्रति अनुकूल विकल्प अपनाने को प्रोत्साहित करना, ताकि हमारी अगली पीढ़ियां बदलती जलवायु में सफल और सुरक्षित रह सकें। लक्ष्मी जी, आपको इस संस्था और खासकर शोभा पहल शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी अभिषेक जी, मैं तब बोधगया में एक एनजीओ में काम कर रही थी, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है स्पेशली। और वहाँ पे मैं महिला और बाल विकास के प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। वहाँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोजेक्ट में हर साल 2 जिले हैं, गया और नवादा, वहाँ लगभग हर साल 2.5-3 लाख से ज्यादा डिस्पोजेबल पैड्स जो हैं वो लड़कियों और महिलाओं को गाँव में दूर गाँव में बांटे जाते थे। और मैं महिलाओं और युवा लड़कियों के जीवन में बदलाव के लिए ज्यादा सक्रिय थी, तो मैं ज्यादा सैनिटरी वेस्ट के मामलों में मैं ध्यान नहीं देती थी। हालांकि मुझे उसका पता था कि उनका जो वेस्ट है उसका अन्य जानवरों पे या प्रभाव, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता था। इसलिए मैं स्कूलों और समुदाय में जो कचरा संभालने के लिए इंसिनरेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती थी। लेकिन उस समय मेंस्ट्रुअल कप जैसी कोई चीज मुझे जानकारी में नहीं थी, जो कि लैंडफिल्स में पड़े हुए जो पैड्स है या इंसिनरेटर्स जो होते हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है, नदियों में जो फेंके जा रहे हैं सैनिटरी पैड्स, उनसे जो जल प्रदूषण कम कर सकते हैं। मतलब ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, जो कि 2019 में
एक महिला मुझे मिली मुंबई की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली। उन्होंने पहली बार मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया और वहां से मैंने अपनी रिसर्च शुरू की। हालांकि पहली बार जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन से होने वाले कचरे या उसके पर्यावरण पे जो प्रभाव हैं उनको कम कर सकता है, तो मैंने काफी जांच पड़ताल की और मैंने स्वयं मेंस्ट्रुअल कप को इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे मुझे ये समझ में आया कि हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में हम हर दिन अपने लिए जो भी चुनाव करते हैं, जो भी चीजें चुनते हैं, चाहे वो खाने की हो या कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पे ही कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है। और जब मैंने पहली बार स्वयं इसको यूज किया तो मुझे एक अलग सी आजादी महसूस हो रही थी। और फिर लॉकडाउन आया 2020 में और उसके दौरान ये जो खुद की जो एक जर्नी थी, मैंने इसको एक छोटे से क्लाइमेट एक्शन में बदल दिया। अपने परिवार के लोगों को सेंसिटाइज किया कि आप इसे यूज करो, आसपास की लड़कियों और महिलाओं को इसके बारे में बताना शुरू किया। तो इस प्रयास से लगभग 10 लड़कियां और महिलाएं मेरे परिवार सहित उस समय इस चीज को समझे और उसको यूज करना शुरू किया। तो शोभा फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस की शुरुआत यहीं से हुई और वो एक छोटा सा पर्सनल जर्नी जो है एक इनिशिएटिव का रूप ले चुका था तब तक। तो वहीं से ये शुरू हुआ और इस पहल का मतलब मेन उद्देश्य ही यही था कि हमें अपने आप को भी स्वस्थ रखना है और अपने घर और आसपास की चीजों को भी स्वस्थ रखना है, इसीलिए इसका नाम हमने शोभा रखा। बहुत सुंदर। आप कैसे देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। अभी रिसेंट की WHO की रिपोर्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जो है वो दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो हम छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कभी भी हम दुखी होते हैं या कभी भी हम निराश होते हैं तो हम नदी के किनारे जाके बैठ जाते हैं या जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ नेचर में महसूस करते हो अपने आप को। तो ये क्या है? ये एक कनेक्शन है जहाँ पे हमें महसूस होता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और जब प्रकृति सही नहीं होती है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी वैसे ही अफेक्ट होता है। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अभी हर तरीके से ये सब जो समस्याएं हैं इनसे क्या हो रहा है, इनसे बीमारियां बढ़ रही हैं। हमें नींद आने में दिक्कत होती है, जो आवाज होती है आसपास में, चिड़चिड़ापन होता है। बहुत तरीके की मेंटल डिसेबिलिटीज आज के जो नए बच्चे हो रहे हैं उनमें हो रही है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च बताती है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये WHO की रिसर्च आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है कहीं ना कहीं। आज के डेट में हम लोग इको एंजाइटी एक बड़ा नया टर्म आया हुआ है। ये नई पीढ़ी में ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा इस चीज को समझ पा रही है कि क्यों जो पेड़ कट रहे हैं उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जो नदियां, फैक्ट्रीज के जो केमिकल युक्त जो पानी है उससे नदियां बर्बाद हो रही हैं। तो वो एक एंजाइटी है जो पर्यावरण के प्रति हमारी है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये एक मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और वो अभी नहीं, कई साल बाद वो समझ में आता है और वही हमारे अगले जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें ही काफी जुड़ी हुई हैं और इसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। जी, बहुत बेहतर। लक्ष्मी जी, शोभा पहल की बात आप कर रही थी, तो शोभा पहल असल में करती क्या है, इसका एग्जैक्टली काम क्या है? ओके, तो शोभा इनिशिएटिव की जो हमने शुरुआत की है तो इसमें हम बेसिकली ये एक सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन की तरह नहीं, हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम लोग दे सकते हैं अपने जो आसपास के जो समुदाय के जो लोग हैं, खास करके जो युवा वर्ग हैं, उनको हम कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं ताकि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है या जो हमारा फिजिकल जो हेल्थ है उन दोनों को ही कैसे हम लोग ठीक करते हुए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी सही कर पाए। तो इसमें हम लोग
मेंस्ट्रुअल कप्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं लड़कियों को और महिलाओं को आफ्टर सेंसिटाइजेशन। और इसके साथ ही हम लोग एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं युवाओं के लिए, खास करके लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, जहाँ पे वो खुद की जो इको एंजाइटी जो अभी मैं बोल रही थी, वैसे कुछ जो भी उनके मन में चल रहा है वो चीजें शेयर करें और उसको ठीक करने के लिए जो हमारा इंटेंशन है उसको एक्शन में कैसे बदल सके, वो प्लेटफॉर्म शोभा पहल प्रोवाइड करती है। जी। इसमें युवाओं और महिलाओं की भूमिका कैसी रहती है, क्या रोल रहता है? ओके, तो जैसे हम लोग समझते हैं कि कोई भी चीज होती है, कोई भी आंदोलन अगर आप देखेंगे, बजाय मतलब ये नहीं कि हम पर्यावरण के बारे में ही बात करें, कोई भी घर में कोई भी बात होती है तो महिलाएं सबसे आगे आती हैं, है ना। तो इस चीज के लिए हमें बहुत जल्दी समझ आया कि हमें जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनको सबसे आगे लेके आना है, ताकि वो अपने खुद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वो आगे बढ़ के बोले कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए और आसपास की चीजों को हमें ऐसा देखना है। तो इस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और युवा तो खैर, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग है हमारे देश में युवा का, तो युवा और महिलाएं दोनों ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, युवा जो है वो नई सोच से भरे होते हैं, नई एक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। अगर वो अगर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो मुझे लगता है कि वो अपने विचारों से नया रास्ता दिखा सकते हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को। हम लोग जो चेंज देखना चाहते हैं वो चेंज यहीं से आएगी जब हम बच्चे और जो युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्हें सेंसिटाइज करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर। और जो भी आप जो कार्य कर रही हैं, जो भी आपका सफर रहा है, इसमें आपको चैलेंजेस यानी चुनौतियां भी आती रहती होंगी, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आपने देखी है? हाँ जी, सवाल तो बहुत सही किया आपने। चुनौतियां तो खैर बहुत सारी आती हैं, और खास करके पर्यावरण जैसे मुद्दों पे अगर हम काम कर रहे हैं तो इसमें और भी ज्यादा समस्याएं आती हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हम लोग देखते हैं और अभी भी शायद देख रहे हैं, इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो समुदाय का एक तबका है जो थोड़ा सा एजुकेटेड भी हो सकता है, थोड़ा सा लिबरल भी हो सकता है, बट यूँ कहे ना कि उनको लगता है कि ये तो भाई कचरे की बात कर रहे हैं, या ये तो मतलब ऐसी कुछ बात कर रहे हैं जो हमारे काम का नहीं है, ये तो सरकार कर ही रही है, हम क्यों इसमें कचरा साफ करने के लिए हम अपने आप को क्यों इसमें लेके आए जी, है ना। तो ये एक सोच जो है ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक और समस्या ये भी आती है कि जो हमारा एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना, कि हम लोग जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल वेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो सैनिटरी पैड्स आज हर घर के कोने में है, मतलब रिमोट से रिमोट एरिया में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो इसके इम्पैक्ट्स हैं इनके बारे में कोई नहीं जानता है, और वहाँ दूर दराज इलाकों में वो चीजें बताने के लिए हमारे पास में टेलीविजन है, लेकिन शायद ये चीजें टेलीविजन पे भी नहीं दिखाई जाती हैं या नहीं बताई जाती हैं जी। तो वो एक समस्या है कि इस चीज को उतना प्रचार प्रसार नहीं मिल पा रहा है, इसके वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो सैनिटरी वेस्ट से क्रिएट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत है कि इसको कैसे हम लोग जैसे आपके थ्रू या और भी चैनल्स के थ्रू कैसे इसको लोगों तक पहुंचा पाएं। चलिए लक्ष्मी जी, आपने अपने कार्यों के बारे में बताया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आपकी कहानी सुन के बहुत प्रेरणा मिलेगी, और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। पिछले 3 सालों से कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव, वार्तालीप, धृति, जीनी लर्निंग, प्रवाह,
वाइल्ड टेल्स और बिंदी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने युवाओं के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर शानदार काम शुरू किया है। और इसी सफर का हिस्सा है हमारा चेंज लूमर प्रोग्राम, जहां बिहार के ही 9 युवा संगठन अपने अपने समुदायों में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में हम मिलेंगे उन नौजवान फेलोज से, सुनेंगे उनके अनुभव और जानेंगे कि आप और हम सब मिलकर अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए कैसे बना सकते हैं एक हरा भरा, ठंडा ठंडा और बेहतर कल। तो क्या इसके लिए तैयार हैं आप? आप अपना जवाब हमें कॉल या मैसेजेस के थ्रू दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9102472908। और अगर आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज।